संदेश झूठ से हटके। मैं सबसे पहले आऊंगा राकेश अचल जी के पास। जंग की परिणति क्या दिख रही है? ईरान वैसा तो रहा नहीं जैसा दिखाई दे रहा था। सोचा था अमेरिका ने कि दब जाएगा, चुप होकर बैठ जाएगा, इतना नुकसान कर दिया। लेकिन जो खबरें आ रही है वो तो बिल्कुल उल्टी हैं। ईरान ज्यादा चालाक निकला, उसके पास खबरें थी, चीन के सैटेलाइट से उसे खबरें मिल रही थी। उसे मालूम था कि हमला होगा, तो उससे जितना नुकसान वेस्टर्न मीडिया बता रहा है उतना नुकसान नहीं हुआ है। और इजराइल जितना कम नुकसान बताया जा रहा है उतना कम नुकसान भी इजराइल को नहीं हुआ है। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। अब सर नई बात आई है, नेतन्याहू ने अज्ञात स्थान पर बैठकर फॉक्स न्यूज से कहा है कि ईरान यानी अयतुल्ला खुमैनी ट्रंप की हत्या कराना चाहते हैं। सर इसके क्या मायने हैं? धन्यवाद जोशी जी। आज तो जो हमारा पैनल है, ब्राह्मणों का पैनल है, त्रिपाठी जी हैं, शुक्ला जी हैं, जोशी जी हैं और अचल जी हैं, तो बुद्धिमान लोग बैठे हैं। दर्शक भी आपके बहुत बुद्धिमान हैं और जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं वो भी बहुत गंभीर विषय है। देखिए, इजराइल के बारे में बात करने से पहले मुझे अपने यहाँ जो बहुत आम कहावत है कि जागो प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले ही हर लई, वो वाला मामला इजराइल के साथ हुआ है। अभी हाल के दिनों में ऐसा कोई ताजा मुद्दा नहीं था जिसकी वजह से इजराइल ईरान पर हमला करता, लेकिन हमला किया। और हमला सिर्फ इसलिए किया कि वो परमाणु संपन्न राष्ट्र होना चाहता है। हुआ ही है, होना क्या चाहता है वो, चाहे उसके पास इतने संसाधन हैं, इतना यूरेनियम है कि वो 2-4 दिन में 10-50 अपने परमाणु बना ले। तो इस डर से डरे हुए सिर्फ इजराइल ही नहीं है, अमेरिका भी है, और दोनों ने मिलकर के अब ये संयुक्त हमला किया है। मैं तो इसको संयुक्त हमला कहता हूँ, आप इसको इजराइल का हमला मत मानिए। और ये हमला सिर्फ अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए है। इसका कोई धरातल नहीं है कि साहब ये हमारे इजराइल का ये नुकसान होने जा रहा था या अमेरिका का ये नुकसान होने जा रहा था। तो इसलिए ये टारगेट किया गया और अचानक टारगेट किया गया। और अब स्थिति ये है कि नेतन्याहू साहब भूमिगत हो गए हैं, ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। और फोक्स से भी वो वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसे हमारे देश में एएनआई से हमारे देश के नेता बात करते हैं। एएनआई कहीं भी पहुंच जाता है, फॉक्स भी कहीं भी पहुंच जाता है, नेता किसी भी भूमिगत बिल में छुपे हो। लेकिन मैंने 2-3 दिन पहले ही जब ये युद्ध 13 जून को चालू हुआ तो मैंने कहा था कि देखिए ये इस युद्ध का मकसद ठीक वैसा ही है जो आप पिछले दशकों में लौट कर चले जाएं तो इराक पर एक हमला हुआ था और इराक ने ईरान पर किया था, फिर इराक में अमेरिका घुस गया और सद्दाम हुसैन का सफाया कर दिया। तो आज जो नेतन्याहू साहब आरोप लगा रहे हैं ईरान के नेताओं पर कि वो ट्रंप साहब की हत्या कराना चाहते हैं, तो मेरा अनुमान ये है कि इसके ठीक उल्टा है। अमेरिका और इजराइल मिलकर के अली खौमेनी साहब जो वहाँ ईरान के प्रमुख हैं उनकी हत्या कराना चाहता है, क्योंकि उनका जो मनोबल है, उनकी जो लोक मान्यता है ईरान में, वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। धार्मिक नेता है और धार्मिक नेता के साथ साथ अपने देश के लिए जिस ढंग से उन्हें काम करना चाहिए पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। इस्लामिक कंट्री होते हुए भी उन्होंने अपने देश को आधुनिक बनाने की कोशिश की है और तमाम अंतरराष्ट्रीय दबावों के रहते हुए भी अपने संसाधनों के बिना पर उन्होंने इराक को ईरान बनाया। तो अब ये स्थिति है कि 4 दिन में ही नेतन्याहू साहब की हवा खराब हो रही है। हमारे यहाँ 3 दिन में युद्ध विराम हो गया था, ऑपरेशन सिंदूर। हमने भी किया था पाकिस्तान पर हमला, लेकिन हमने बड़ी जल्दी बात मान ली थी ट्रंप साहब। ईरान भारत नहीं है, ईरान में ट्रंप साहब की बात मानने वाला नहीं है, नेतन्याहू की बात मानने वाला नहीं है। उसे किसी पंच सरपंच की जरूरत नहीं है, पहले वो हिसाब बराबर करेगा। जितना नुकसान इजराइल ने ईरान का किया है उससे ज्यादा नहीं तो कम से कम आधा हिसाब तो वो बराबर कर ले, तब वो युद्ध विराम की बात करेगा। और युद्ध विराम किसी भी जंग में आखिर में होता ही है, विजय तो किसी की होती नहीं है। आप देखेंगे 14 साल अमेरिका वियतनाम में अपनी पूरी ताकत झोंके रहा, फिर भी उसे वापस जाना पड़ा, अफगानिस्तान से लौटना पड़ा। तो ये तो बहुत मजबूत देश है, तेल वाले देश हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं है।
समर्थन की कमी नहीं। भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो आप देखेंगे हमारे पास मित्र देश भी समर्थन में खड़े नहीं थे, लेकिन ईरान के साथ बहुत से लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, महाशक्तियां खड़ी दिखाई दे रही हैं। महाशक्तियों में अब नाम किसका लें आप सब दर्शक जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये युद्ध इस बार इजराइल को भी सबक सिखाएगा और अमेरिका की दादागिरी पर भी अंकुश लगाएगा। और अगर ये ईरान नहीं कर पाया तो आप मानकर चलिए कि ये सिलसिला जो अनंत काल से अमेरिका की ओर से चल रहा है कि अपनी कठपुतलियों को जगह जगह आप उठाइए, अलग अलग रास्तों में उनकी सत्ता उनके सूत्र उनके हाथ में दीजिए और अपना धंधा जारी रखिए, वो आगे भी होगा। लेकिन इस बार इस नई सदी में शायद ये अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगी ईरान को तो बहुत जल्दी अपने कदमों से रोक पाए। और इजराइल तो आपने देख लिया है भूमिगत हो गया है, तो ट्रंप साहब भी कल को अगर इस तरह से भूमिगत हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन युद्ध एक आध हफ्ते से ज्यादा चल नहीं पाएगा और मेरे ख्याल से कोई बीच का रास्ता निकला। जी सर, देखिए इससे पहले इराक पर अमेरिका ने जंग छेड़ी थी नाटो की सहायता से, नाटो और अमेरिका ने, और टारगेट था आप जानते हैं वो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप था सद्दाम हुसैन के ऊपर कि उसके ऊपर केमिकल हैं, वेपन्स हैं, उसके पास जैविक हथियार हैं और वो मानवता के लिए बड़ा खतरा है, दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। और ये सब कहकर उसके साथ में उसे वहां पर नेस्तनाबूद किया गया और फिर जिस तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया, जिस तरह वो मतलब आप देखिए मानवाधिकारों के संरक्षक और पोषक देश कहे जाते हैं, उन्होंने जितना अमानवीय व्यवहार किया सद्दाम हुसैन के साथ वो पूरी दुनिया ने देखा। और ये बात तब थोड़ी जायज लग सकती थी युद्ध की जब उसके पास से कुछ बरामद हो सकता। पूरा का पूरा इराक छान लिया लेकिन कोई हथियार नहीं मिला। बाद में अंदाजा यही लगता है कि ये सब एक अफवाहें उड़ाई गई, एक नैरेटिव बनाया गया, पश्चिमी मीडिया भी उसमें साथ लगा हुआ था और खेल तेल का था। तो ईरान में भी तेल का खेल है क्या? और क्या निशाना आया? क्या आपने एक आर्टिकल में लिखा भी है कि यहाँ निशाना कोई और है? निश्चित तौर पर देखिए खेल तो तेल का ही है और इस खेल को सारी दुनिया समझ रही है, लेकिन स्थितियां अब वो 80 के दशक की नहीं है। सद्दाम हुसैन को आपने नाटो सेनाओं की मदद से घेर के मारा, फांसी पे लटका दिया, सब हो गया। लेकिन अब उतना आसान नहीं है कि खोमेनी को भी आप सद्दाम गति प्रदान करें। देखिए अमेरिका की दोगली नीति से अब दुनिया बिल्कुल वाकिफ हो चुकी है। पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न देश है, पाकिस्तान से आपको कोई दिक्कत क्यों नहीं है, ईरान से ही क्यों दिक्कत है? सिर्फ इसलिए कि वहां कठपुतली सरकार है पाकिस्तान में और ईरान में नहीं। ये चाहते हैं कि ये हमारे खोमेनी साहब हट जाएं और कोई अमेरिका समर्थक आदमी वहां आके बैठ जाए तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं ईरान से, उसके परमाणु संपन्न से। दादागिरी ये है कि आप परमाणु संधि पर दस्तखत कर लीजिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर ईरान इसके लिए अभी तैयार हो जाए तो युद्ध एक क्षण में खत्म हो जाएगा। लेकिन स्वाभिमान संप्रभुता की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि ईरान भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। उसने 3 दिन में जिस ढंग से भारत में युद्ध विराम हो गया उस ढंग से इजराइल और ईरान के बीच में नहीं हुआ है और ना होगा, क्योंकि ये दबाव में तो नहीं होगा। ये सम्मान पूर्वक बातचीत जब होगी, ये लोग जब घुटने टेकेंगे या पीछे हटेंगे तो हो सकता है युद्ध विराम हो, अन्यथा विनाश की जो इबारत लिखी जा चुकी है ये कहां तक जाएगी इसकी कल्पना करना मुश्किल है। क्योंकि अगर परमाणु संयंत्रों पर इजराइल ने हमला कर दिया है तो फिर आदमी मरता क्या न करता, हो सकता है कल को परमाणु अस्त्रों का भी इस्तेमाल इनके खिलाफ कर दे और उससे तो फिर पूरी मनुष्यता विकरण जब होगा तो सभी खतरे में आएंगे। अकेला इजराइल खतरे में नहीं आएगा, अकेला अमेरिका खतरे में नहीं आएगा।